नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं आशीष भटनागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। अपन आज गणित भाग के 30 प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं जिसके वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपने देखे भी होंगे। तो आज अपना ये जो है वीडियो नंबर 10 है। इसके पहले मैं 9 वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक संतरे का मूल्य ₹2.5 है। देखिए, बात करते हैं अपन यहाँ पर एक संतरे की गई है ना। एक संतरे का जो मूल्य है वो कितना दिया गया है, ₹2.5 दिया गया है। एक संतरे का मूल्य कितना दिया गया है, ₹2.5 यानी 2.5 रुपये। इसने अपन से पूछा है 3.5 दर्जन। देखो, 3.5 दर्जन की यहाँ पर बात की गई है, यानी 3 दर्जन और आधा दर्जन। तो अगर अपन बात करें 1 दर्जन की, तो 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन में जो होता है 12 होता है। कितना होता है, 12। तो 3 दर्जन यानी कि 36 और आधा दर्जन यानी कि 6। 1 दर्जन में 12 होता है, आधा दर्जन में 6। तो 3.5 दर्जन में कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। तो इस प्रकार अपन को निकालना है 42 संतरे का मूल्य। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 42 का गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, हासिल आया 5, 25 चौक 100 और 5 105। तो इस प्रकार अपन एक डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो इसका आएगा मूल्य कितना आ जाएगा, 105 रुपये। ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। पॉइंट में अगर और गुणा करना हो तो पॉइंट भूल जाओ, गुणा कर दो। एक डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ पर जो उत्तर है उसमें भी एक संख्या बाद क्या करो, पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पर जो 105 है वो अपना ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए 2 समरूप एवं समान वर्गों का कुल क्षेत्रफल। देखो, यहाँ पर 2 प्रकार के शब्द यूज किए गए हैं, समरूप भी है और समान भी है। यानी कि जो पहला वर्ग है एज इट इज दूसरा वर्ग है। तो पहले वर्ग की अगर बात करें तो इसकी जो भुजा है कितनी दी गई है, वर्ग की भुजा कितनी दी गई है बताइए, 8 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा, भुजा गुणित भुजा यानी 8 गुणित 8। तो कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसमें 2 प्रकार के वृत्त हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे में बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं है, केवल टच हो रहा है। ध्यान से चित्र को देखिए। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल ये है तो दूसरे का भी यही होगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, वही आपका आंसर होगा यहाँ पे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। एक दिन प्रातः 6 बजे से सायं 8:02। देखो, सवेरे 6 बजे की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, सवेरे 6। मैंने आपको बताया था टाइम फॉर्मेट का एक क्वेश्चन आपको वर्ग 3 एग्जाम में जरूर दिखाई देगा। एक प्रश्न इसका जरूर आएगा। तो आप जो 24 घंटे का फॉर्मेट है वो एक बार जरूर याद कर लेना। 24 घंटा जो रेलवे टाइम टेबल होता है, यह सबसे बढ़िया तरीका। आप मोबाइल तो सभी यूज़ करते हैं। मोबाइल में आप एक काम करिए कि आपका जो टाइम फॉर्मेट है उसको 24 घंटे का कर लीजिए। तो उससे क्या है कि आप जब भी मोबाइल में टाइम देखोगे तो आपको 24 घंटे का फॉर्मेट नज़र आएगा। तो आपका जो सारा समय है वो बिल्कुल एज इट इज़ याद हो जाएगा। आपको घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। रोज़ रोज़ आप उसको देखोगे ना तो आपको फट पता चल जाएगा कि 16 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब 8 होता है, 16 का मतलब क्या होता है। इस प्रकार सारी चीज़ें जो है, 16 का 4 होता है जैसे, है ना, 15 का 3 होता है। मैंने खुद ने टाइम फॉर्मेट जो 24 घंटे कर रखा है, तो मेरे को भी कभी दिक्कत नहीं आती है। तो आप भी इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। आपका जो एक प्रश्न है ऐसे ही तैयार हो जाएगा बिना मेहनत के। तो ये 24 घंटे का जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार से होता है। 1 बजे 13 बजती है, 2 बजे 14, 3 बजे 15, 4 बजे 16, 5 बजे 17, 6 बजे 18, 7 बजे 19, 8 बजे 20, 9 बजे 21, 10 बजे 22 और फिर 23 और 12 बजे जो अपनी 24 बजती है। तो वो 00 यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखिए कब तक के पूछा है इसने, सायं 6 बजे की। शाम को 6 बजे कितनी बजती है, 18 बजती है। कितनी बजती है, 18। सॉरी, 8 बजे की बात करी इसने, 8 बजे की बात करी, यानी कि 20:02 बजे। तो देखो 20:02,
कितना टाइम हुआ है घटाना है अपन को। जरा एक बात देखिए, यहाँ पर ये 2 मिनट है, ये 14 मिनट है, बिल्कुल भी नहीं घट पाएंगे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 घंटा लेकर मैं अगर इसको दे दूँ तो यहाँ से 1 घंटा दे दिया तो यहाँ तो बच जाएगा 19। 1 घंटा दिया यानी कि 60 मिनट दिया, याद रखना। तो 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62 मिनट हो जाएगा। ये अपना कट गया। अब घटाओ, 12 में से 4 गए तो 8, और 5 में से 1 गया तो 4, और 19 में से 6 गया। समझना ध्यान से, कितना, 19 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 13। इस प्रकार जो अपना कितना टाइम लगा उसको, 13 घंटे और 48 मिनट का उसको समय लगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है। तो ये अपना यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर और 225 सेंटीमीटर है। तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। देखो, समरूप त्रिभुज का जो एक फॉर्मूला होता है समरूपता का, आप याद रखना है, जो उनका रेशियो होता है वही उनकी संगत भुजाओं का जो हो रेशियो होता है, सेम होता है। जैसे मान लो 2 समरूप त्रिभुज है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इनका जो क्षेत्रफल है वो इनकी भुजाओं, संगत भुजाएं कौन कौन सी, जैसे ये x है तो ये इसका रेशियो ये y है तो ये y, ये z है तो ये z, यानी कि x अपॉन x, y अपॉन y और z अपॉन z जो है क्षेत्रफल की रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है, तो इसी अनुपात में जो इसकी भुजाएं हुई, तो काट लीजिए इसको, कितना आएगा आंसर। ये जो है मेरे ख्याल से कितने से कटेगा, 9 से कट जाएगा, 90 90 81 और 9 दूनी 18, कितना बचा, 4 बचा, 9 पंजे 45, तो 9 रेशियो 25 सॉरी 9 अनुपात 25, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है। देखो, इसका एक डायग्राम में बना देता हूँ, पहले तो डायग्राम के थ्रू इसको समझने का प्रयास करो। अपने पास एक वृत्त है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त की जीवा, एक वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है। केंद्र से कितनी सेंटीमीटर दूर है, 6। ये वृत्त की क्या है, जीवा है। तो जीवा की लंबाई अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार की ये जीवा है जो 6 सेंटीमीटर दूर है, तो अपन को इसकी लंबाई बताना है। देखो, यहाँ पर ये जो है ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है अपने पास, 10 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 6 का वर्ग, और आधार यानी कि ये जो भुजाएं हैं ये आधार मान लो, तो ये x का वर्ग, तो 10 दाई 100, 6 का स्क्वायर होगा 36 हो जाएगा, 36 100 में से घट जाएगा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, 36 में से 100 में 36 जाएगा 64 आएगा x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताइए जरा, 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 8, और यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये भी 8 होगी, क्योंकि ये जो केंद्र है इस जीवा को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना, ये प्रमेय है इसकी। तो ये जो हो जाएगा कितनी हो जाएगी, पूरी ए बी जीवा जो अपनी क्या हो जाएगी, 8 + 8 16। तो ए बी जीवा की जो लंबाई है वो कितना आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 3 पूर्णांक ऐसे हैं जिनके व्युत्क्रमों का योगफल भी एक पूर्णांक है। देखो, व्युत्क्रम क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। व्युत्क्रम जो होता है, जैसे मान लीजिए 5 का व्युत्क्रम है ना, 5 का व्युत्क्रम, पहले एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5, जस्ट उल्टा है ना। 6 का व्युत्क्रम, 6 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/6, ये व्युत्क्रम होगा। तो अब इसने प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपको 3 पूर्णांक दिए गए हैं, इन 3 पूर्णांकों के व्युत्क्रम निकालें। तो व्युत्क्रम जो आए उनको जोड़ें, तो वो भी एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक। देखो, पूर्णांक की क्या परिभाषा है, पूर्णांक की ये परिभाषा है साहब, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाता है इन्फिनिट तक, और ऐसे इधर -1 -2 -3 ये भी जाता है कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो ये पूर्णांक की डेफिनेशन है। सबसे पहले तो ये याद रखो।
तो प्रश्न ये कहा गया है कि अगर इन पूर्णांकों के व्युत्क्रम निकाले, जैसे ऑप्शन नंबर ए को लेके चलो, है ना, ऑप्शन नंबर ए को लेके चलो। यदि मैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है 2, 3, 4, इनका व्युत्क्रम निकालूंगा तो आएगा 1/2, 1/3 और 1/4, और इनको जोड़े तो भी क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए, वही अपना ऑप्शन होगा। इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, देखो एलसीएम लेंगे तो मेरे ख्याल 12 आएगा। 2 से काटो 6 बार, 6 कम 6, 3 चौक 12, 4 और 4 तिया 12, 3। एलसीएम लेना आपको आता हो, क्या आ रहा है इसका आंसर, 6 और 4 10 और 3 13, 13/12 एक परिमेय मतलब अंश बटा हर वाली संख्या है, ये पूर्णांक इसको अपन नहीं कहेंगे, है ना, पॉइंट में आ रही है इसको काटने पर, तो ये पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार अपन सारे ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को चेक करती है। चलो पहले क्या दे रखा, 2, 3, 6, इनको जोड़िए 1/2, आपको चेक करना ही पड़ेगा इसके अंदर, इसके अलावा इसका कोई चारा है नहीं। 1/6 इसको जोड़ो कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो इसका ही 12 आएगा, तो 6, 3 चौक 12 तो 4, 6 दूनी 12 तो 2। देखो कैसे लेते हैं एलसीएम, वही मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 2, 3, 6, है ना, जो नीचे दी गई संख्या उनका एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 एक कम 2, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 ऐसा ऐसा ही, 2 तिया 6, उसके बाद 3 से जाएगा, है ना, तो कितना आएगा, 3 एकम 1 है, 3 एकम 3। तो इस प्रकार इसका जो एलसीएम है 6 आ रहा है, लेकिन अपन 12 भी लिख सकते हैं, 12 से भी हल हो जाएगा ये। 12 से कैसे हल हो जाएगा कि 6, देखो 2 गुणित 3 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 का डबल क्या होता है 12, 12 से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो एलसीएम हो गया अपना, देखो 6 और 4 10 और 2 12, तो कितना आ रहा, ऊपर 12/12, यानी कि 12 एकम 12, जो एक क्या है अपना पूर्णांक है ना, पूर्णांक में ये संख्या मैंने आपको लिख के बताई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाता है कि 2, 3, 6 ऐसी संख्या है जिनके व्युत्क्रमों को यदि जोड़ें तो उसका हल भी क्या आता है, एक पूर्णांक आता है। समझ गए आप प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छात्र को आयत तथा वर्ग का अवबोध है यदि वह, अवबोध की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, ज्ञान की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखो, दोनों की परिभाषा व सारांश बता सके। परिभाषा तो वो रट के ही बता सकता है ना, चलो इसको टिक करो। बी देखो, दोनों में समानताएं व असमानताएं बता सके। तीसरा, दोनों की परिभाषा के साथ चित्र भी बना सके। सी, परिभाषा और चित्र बना पा रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखो, दोनों को देखते ही पहचान सके। देखते तो पहचान लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आयत ऐसा होता है, वर्ग ऐसा होता है, तो उसको अवबोध थोड़ी हो जाएगा उसको। देखो देखते पहचान लेना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान होता है, आप बोर्ड पे बार बार बनाओगे तो बच्चा वैसे ही सीख जाएगा। डी गलत, केवल परिभाषा और केवल चित्र अवबोध नहीं करा सकता है, और परिभाषा तो सी में आई गई है तो ये तो काट ही दीजिए। ऑप्शन नंबर बी थोड़ा मजबूत है, देखो दोनों में समानताएं भी बता रहा है वो, साथ ही असमानता भी बता रहा है, दोनों चीज बता रहा है, इसका मतलब उसको आयत तथा वर्ग का अवबोध बहुत अच्छी तरीके से है। बात को समझिए। चलो अगला प्रश्न देखिए, किसी कोण तथा उसके समपूरक कोण का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक कोण आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर कोण की बात आई है, तो मैं आपको बता देता हूँ समपूरक और पूरक कोण क्या होते हैं। ये है अपना 180 डिग्री, सभी जानते हैं, और यहाँ से मैं अगर एक लाइन खींच दूँ इस प्रकार, तो ये अपना एक कोण बन गया x और एक कोण ये बन गया y। तो x प्लस y को यदि जोड़ोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री को बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। यानी कि ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण समपूरक है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का जो सम है, योग है, वो कितना आ रहा है 180। तो समपूरक कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 होता है, चीज़ ध्यान रखना। देखो 2:3, तो मान लीजिए ये इसका रेशो 2 है और इसका 3 है, तो 2x प्लस 3x मान ले रेशो, और योग तो अपन को पता है 180 डिग्री। 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x बराबर 180। 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 3 बचा 5 अंक 30, यानी कि x की वैल्यू आ रही 36। तो ये कितना आ जाएगा, ये था अपने पास 2x, तो इसको मान लो 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, और 36 दिया कितना हो जाएगा अपने पास ये
108 है ना, 36 दिया कितना हो जाएगा 108। तो जो संपूरक कोण है वो कितना आ गया अपने को 72 और 108, जो कि ऑप्शन नंबर ए है अपने पास। तो ये जो है अपने को संपूरक कोण का फंडा क्लियर हो गया। एक चीज़ और होता है पूरक कोण। पूरक कोण होता है वो भी देखिए जरा। पूरक कोण जो होता है उसके जो योगफल होता है, पूरक कोणों का योगफल वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। देखो कैसे होता है पूरक, मैं यहाँ लिखता हूँ पूरक कोण। पूरक कोण जो होता है वो 90। तो जैसे कि मान लीजिए ये कोण है 90 डिग्री है ना, इसको अगर मैं यहाँ से दो भागों में बांट दूँ तो ये एक्स और वाई, ये एक्स प्लस वाई दोनों क्या है पूरक कोण है, और इन दोनों का योग कितना होगा हमेशा 90 डिग्री। तो याद रखना पूरक और संपूरक में कंफ्यूज मत होना। एक और मैं ट्रिक बता देता हूँ। पूरक में कितने शब्द हैं 3, और संपूरक में कितने हैं 4। कितने हैं 4। तो इसमें तो 3 शब्द है, इसमें 4 शब्द है, तो 3 शब्द वाला कम का, 4 शब्द वाला 180 का। याद रखना, कभी नहीं भूलोगे आप। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, मैं तो शुरू में ऐसे ही याद रखता था है ना। पूरक में जो है कितना है 4 शब्द है तो वो ज़्यादा ही होगा 180, और संपूरक में 4 शब्द है तो वो ज़्यादा ही होगा 180 का। पूरक में जो है 3 शब्द ही है तो वो कम का होगा 90। इस प्रकार आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। समपंचभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। समपंचभुज, समपंचभुज जानते हो सब। ये जो मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ ये इकाई का है समपंचभुज का। समपंचभुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। आपको शायद चित्र में बराबर नहीं दिखाई दे रही होगी, मेरे से चित्र पूरा सही नहीं बना है, पर आप मान लीजिए कि समपंचभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। शब्द में छिपा हुआ है सम यानी समान, पंच यानी 5, और भुज यानी भुजाएं। समपंचभुज इसकी पांचों भुजाएं क्या समान हो। प्रत्येक कोण का मान बताना है। देखो किसी भी बहुभुज, ये बहुभुज है, किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योग बताना है अपन को। क्या बताना है अंतः कोणों का योग बताना है। तो अंतः कोण यानी कि अंदर वाले कोण, ये इस प्रकार से इसका प्रत्येक कोण बताना है। तो बहुभुज के, मैं एक टर्म लिख रहा हूँ याद रखना, बहुभुज के समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है देखना है। ये याद रखना n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे आप निकाल लो n क्या है यहाँ पर, कितना बड़ा बहुभुज, मतलब कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है। जैसे यहाँ पर 5 भुजा है तो n बराबर 5 रखो। 5 - 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 3 गुणित 180, तो 18 × 54 540। ये आ गया आपके पास सभी पंचभुज की पांचों भुजाओं का योग आ गया। कितना आ गया योग आ गया। अब अपन को निकालना है प्रत्येक कोण। तो इस चित्र में जरा देखो कितने कोण है 1 2 3 4 5, 5 कोण है। पांचों कोण जो है बराबर होंगे तो 5, इसमें 5 का भाग दे दो तो यह आएगा 5 एकम 5, भाग नहीं जाए उसकी 0, और 5 और 40, यानी प्रत्येक कोण जो है 108 डिग्री का आएगा। यहाँ पर अपना उत्तर तो आ गया ऑप्शन नंबर सी। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ही जैसे मान लो ये तो पंचभुज की बात थी है ना, ये तो क्या थी पंचभुज की बात थी, तो अपन ने n बराबर 5 रख दिया। मान लो जो वो अष्टभुज की बात करें तो n बराबर 8 रख दो, बड़ी आसानी से उत्तर आएगा। 10 भुज की बात करें तो n बराबर 10 रख दो। इस फॉर्मूले से आप किसी भी बहुभुज के सारे कोणों का योग निकाल सकते हैं, केवल और केवल इस फॉर्मूले से। ठीक है, एक चीज़ और इसमें याद रखना, देखो ये बाह्य कोण की बात कर लेते आप। ये क्या है पंचभुज के बाह्य कोण है। क्या है बाह्य कोण है, ये बाहर वाले कोण है। अगर प्रश्न आ जाए कि किसी बहुभुज के बाहु कोणों का योग कितना होता है, तो पंचभुज का अगर प्रश्न आ जाए तो लिखना 360 डिग्री, योग पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360। चतुर्भुज का आ जाए तो भी 360, अष्टभुज का आ जाए तो भी 360। कहने का मतलब है कि कोई सा भी बहुभुज हो उसके अगर बाह्य कोणों का योग आपसे पूछे तो आंख बंद करके आप 360 लगाइएगा, क्योंकि सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों के लिए आप ये फॉर्मूला लगाना, समबहुभुज की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक छात्र को दो संख्याओं 15
और 21 के घनों का अंतर ज्ञात करने के लिए कहा गया। छात्र ने अंतर को इस प्रकार ज्ञात किया, देखो कैसे ज्ञात किया उसने, 15 की घात 3 माइनस 21 की घात 3, उसने निकाला 3775 और 9261, 9261 यानी 21 इंटू 21 इंटू 21 तो 9261 निकाला उसने। और यहाँ पर क्या निकाला, 15 गुणित 15 गुणित 15, तो इसने निकाला कितना निकाला भैया, 3775। तो मेरे ख्याल से ये उत्तर इसका नहीं आ रहा है, देखिए करके देखिए, 15 का स्क्वायर तो होता है 225 और 15 5 75 का 5 80 लाया 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 दूनी 30 और 3 33, तो 3775 आ रहा है। तो उसने गुणा गलत नहीं किया है साहब, ठीक है। अच्छा उसने एक चीज़ और नहीं लगाई यहाँ पे, इसका एक फार्मूला भी होता है। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कहते हैं। वह केवल घन कर सकता है किंतु अन्य बातों से अनभिज्ञ। घन भी क्या कर पा रहा है वो, मेरे ख्याल से घन भी नहीं कर पा रहा है ना। देखो उसने प्रश्न की सीमा को ठीक तरह से समझकर उत्तर नहीं दिया। प्रश्न को तो समझ गया वो, है ना, प्रश्न को तो वो समझ चुका है भाई, उसने घनों का अंतर पूछा है तो उसने घन का क्यूब लगाया और घन निकाला और फिर उनका अंतर किया। प्रश्न को तो समझ गया वो, ऑप्शन बी वो थोड़ा मजबूत टिक करिए। उसे बीजगणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग का ज्ञान है। ज्ञान अगर होता तो वो a की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला लगा के सवाल को हल करता। सोचिए जरा, सी गाड़ दो, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी तो होगा नहीं, देखो ए भी नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा, वह केवल घन कर सकता है किंतु अन्य बातों से अनभिज्ञ। घन भी क्या कर पा रहा हो, है ना। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा कि वह प्रश्न की भाषा को ठीक तरह से समझकर उत्तर नहीं दिया। प्रश्न की भाषा को ठीक तरह से समझकर उत्तर नहीं दिया। देखो प्रश्न को तो समझ गया हो, प्रश्न को तो समझ गया लेकिन उत्तर उसका सही नहीं आया है। लेकिन जो बी है ये भी अपना गलत है, क्योंकि प्रश्न को समझ गया लेकिन उत्तर उसने सही से नहीं दिया। तो नहीं दिया उत्तर तो वास्तव में सही बात है ना, उत्तर उसका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या कर लेना, राइट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला संकेत है में 3 अंकों की संख्या। देखो ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ, याद रखना 389, ऑप्शन बी है 398, ऑप्शन सी है 938 और ऑप्शन डी है 983 में 3 अंकों की संख्या। भाई चारों ही 3 अंकों की संख्या है, इससे कोई अपना उत्तर नहीं मिलेगा। आगे देखिए, मेरा 100वां अंक विषम तथा 3 का गुणज है। 100वां अंक विषम यानी कि 1 2 3 ये 100वां अंक है, ये विषम है। तो देखो 3 भी विषम, 9 भी विषम, 3 भी विषम, 9 भी विषम, और क्या है 3 का गुणज है, 3 के गुणज चारों ही होंगे। चलिए तीसरा संकेत देखिए, मेरा इकाई का अंक भी 3 का गुणज है। इकाई का अंक 3 का गुणज ये है, ये है। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो अपना कट हो गया यहाँ पे तीसरे संकेत से। मेरे दहाई का अंक से भी ज़्यादा है, यानी कि इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से भी ज़्यादा है। तो देखो इकाई का अंक 9 है, दहाई के अंक से ज़्यादा है। इकाई का अंक 3 है, दहाई के अंक से कम है। समझ रहे हो, इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है, प्रश्न में दिया है ज़्यादा है, ये भी कट गया। ऑप्शन ए सही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो मान लीजिए एक वर्ग है, इसकी जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है, क्या है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणित भुजा यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब क्या कर रहा है वो, 20% वृद्धि, यानी कि 20%, 10 का 20% कितना होगा 12, 2% वृद्धि, 2 की वृद्धि हो जाएगी 20%, तो ये 12। तो इसका अगर क्षेत्रफल कितना आएगा बताओ, 144 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, 44 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर जो है अपना कौन सा हो जाएगा, डी। बड़ा आसान सा प्रश्न था। देखो अगला प्रश्न, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन कैसे किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है, गुड्स की, ऑप्शन बी क्विलिनेंट की, ऑप्शन सी हन्ना और ऑप्शन जी डोंडेकर।
तो ये जो परिभाषा है बहुत अच्छी सी है, तो ये गुड्स की परिभाषा है, याद रखना, गुड्स महोदय द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। अगला प्रश्न देखो, 889 की पावर है 378, इसका इकाइकांक बताना है। देखो इकाइकांक बताने के लिए क्या करना है आपको, इसमें 4 से भाग देना है। 4 से भाग दो, 4 नाम 36, 1 बचा 18 हो गया, 4 चौक 16, कितना बचा रिमाइंडर 2 बचा। तो ये जो इकाइकांक है इसकी पावर 2 कितना होता है 81, तो ये जो 1 है ये इकाइकांक हो जाएगा। इसके पहले भी अपन कई सवाल कर चुके हैं, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर सही हो गया। चल अगला देखो, गणित के विषय में मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आवश्यक है, क्या आवश्यक है, बच्चों में यह पता लगाना कि गणित में बच्चों की रुचि का समावेश है। ऑप्शन बी, मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना। ऑप्शन सी, बच्चों की कमजोरी का पता लगाना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो मूल्यांकन की जो है, गणित विषय में मूल्यांकन की बात की गई है, तो गणित विषय में जो मूल्यांकन है बच्चों में यह पता लगाते हैं अपन कि बच्चों की गणित में रुचि है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला, पूजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 10 बराबर 6 प्लस 4, 10 बराबर 7 प्लस 3 आदि, यानी कि वो योग 10 प्राप्त कर रही है अलग अलग संक्रियाओं को लेकर, है ना। तो ये जो है अपना किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये जो है वो अलग अलग संक्रिया लगा रही है। यहाँ पर क्या लगा रही है, अलग अलग संक्रिया लगाकर योग 10 को प्राप्त कर रही है, तो ये जो है संक्रिया अवस्था उसकी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित होता है। नीचे दिए गए कथन में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। नेगेटिव है, देखना उसे पढ़ाने की विधि, भैया पढ़ाने की विधि एनसीएफ 2005 बताता है। दूसरा, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ऑप्शन बी टिक करिए। सी, पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका। या ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। देखो क्रियाकलाप और अभ्यास भी एनसीएफ बताता है। सी जो है सामग्रियों को लिखने के तरीके के बारे में भी एनसीएफ 2005 में बताया गया है, लेकिन आंकिक प्रश्नों को कैसे हल किया जाए इसके लिए सूत्र एनसीएफ 2005 ने बताता है, ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है एनसीएफ 2005 का पालन नहीं करता। अगला प्रश्न देखो, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करके नवीन कौशल का विकास करता है। तो ये इतनी बड़ी परिभाषा जो है प्लूटो महोदय द्वारा दी गई थी, ये आप याद रखिएगा। 2 परिभाषाएं इसमें आ चुकी है अपने इस सेट के अंदर। चलो अगला देखो, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। कौन सा एक महत्व नहीं है, नवीन विचारों की जानकारी देना है ये तो, अभ्यास हेतु अभ्यास के लिए भी है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ऑप्शन डी, शिक्षण सामग्रियों के रूप में। तो ऑप्शन सी जो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है ये गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का महत्व नहीं है। अगला देखो, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। निपुणता प्राप्ति के लिए अभ्यास करते हैं अपन, कुशलता प्राप्ति के लिए भी अभ्यास करते हैं, आत्मविश्वास के लिए भी अभ्यास करते हैं, लेकिन व्यावसायिक कुशलता के लिए अभ्यास गणित शिक्षण में नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपने यहाँ पर। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक। तो सर्वाधिक महत्व जो है वो व्यवहारिक रूप से अपन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम में अंकगणित का महत्व है घरेलू कार्य लिए, मजदूरी के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो अंकगणित का जो महत्व है सभी जगह किया जाता है यहाँ पर, तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है नंबर 1
गणित की परिभाषाओं का प्रत्यय स्मरण करना। ऑप्शन बी, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। ऑप्शन सी, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। ऑप्शन डी, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं वो ऑप्शन सी, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त सूत्र बताना तथा उपयुक्त विधि बताना तथा सूत्र का चयन करना, ये इसका सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? नंबर 1, विभिन्न विषयों से सहसंबंध। ऑप्शन बी, अग्रदर्शी। ऑप्शन सी, अवकाश का सदुपयोग। ये सभी, तो ये सभी जो है पाठ्यक्रम निर्माण के लक्ष्य होते हैं, ये सिद्धांत होते हैं। अगला देखो, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति है, ये सभी। तो चारों ऊपर नियंत्रण रखने का जो है गणित शिक्षण से बच्चों में विकास हो जाता है। निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। गणित इसका सही हो जाएगा क्योंकि अपन गणित शिक्षा शास्त्र के प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए, प्रश्न अपने हो चुके हैं पूरे, 30 प्रश्न पढ़ने कर लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि अधिक से अधिक इसको व्यक्ति जो है लोग इसको देख सके और अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। थैंक यू।